नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर की पुरानी आना सागर चौपाटी के पास सुबह 8 बजे रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अजमेर के सैकड़ों विद्यार्थी, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आमजन ने दौड़ लगाई। राजस्थान अपनी प्रगति पर है। पिछले 3 दिनों से राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं और वही वर्तमान सरकार को 1 वर्ष भी पूरा होने जा रहा है और उसी के तहत अजमेर की पुरानी आना सागर चौपाटी के पास सुबह 8 बजे रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों विद्यार्थी व जिला प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ ही आम जन ने दौड़ लगाई। राजस्थान अपने इतिहास, अपने निवेश के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में $350 बिलियन का MOU हुआ है। इसमें राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका विकास भी निश्चित तौर पर होगा और एक समृद्ध राजस्थान उभर कर सामने आएगा। राजस्थान सरकार ने कुछ कार्यक्रमों को आयोजित किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने जा रहे हैं। आने वाले समय में किसानों को तोहफे देंगे, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जाएगी, जिससे सब एकमुखी होकर राजस्थान के विकास में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। राजस्थान अपनी प्रगति पर है। पिछले 3 दिन से राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान सरकार को 1 वर्ष पूरा भी होने जा रहा है और उसके तहत अजमेर में आज प्रातःकाल रन फॉर विकसित राजस्थान का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग सैकड़ों विद्यार्थी दौड़ लगाई। जिला प्रशासन के लोग थे, अन्य भी जन थे। ये इसीलिए कि हमारा ये राजस्थान, जिसकी ऐतिहासिक परंपराएं, जिसकी यहाँ पर किले, यहाँ पे इतिहास, यहाँ के सारे जो है इतिहास की दृष्टि से महान राजस्थान है, वो आगे और निखरे। यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का निवेश हो। लगभग $350 बिलियन का यहाँ पे MOU हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे राजस्थान का विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक राजस्थान समृद्धशाली राजस्थान के रूप में सामने आएगा। उस से कुछ कार्यक्रम की रचना की है और आज भी हजारों लोगों को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र जारी करने जा रहे हैं। कल किसानों को कोई तोहफे देंगे, परसों कोई महिलाओं को देंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि जो 8 करोड़ जनता है, यह हम सब एकमुखी होकर के राजस्थान के विकास में लगें, उसके लिए हम सब लोग। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके के लोहागल में देर रात करीब 10 बजे 500 रुपए की विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की। पंप के कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। किशनगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दे दी गई है। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके के लोहागल में देर रात 10 बजे को 500 रुपए के विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की, जहां बताया जा रहा है कि ये बदमाश 3 घंटे में 3 बार पंप पर आए। पहली बार में पेमेंट करने की बात पर बहस की, दूसरी बार फॉर्च्यूनर बदमाश लेकर आए और लूटपाट मचाई। जब पंप मालिक पुलिस को सूचना देने के लिए निकला तो पीछे से पेट्रोल से भरी बोतल पंप मशीन के पास उड़ेल दी और माचिस की तीली फेंक कर आग लगा दी। गनीमत रही कि पंप कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वारदात के समय पंप में कुल 50,000 लीटर पेट्रोल डीजल था। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। किशनगंज थाना में बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर खुलासा किया जाएगा। 10 बजे की बात है और 10 बजे एक इंडिगो गाड़ी आई थी। उसमें 2-3-4 बंदे थे। वो आकर के हमारे सेल्समैन से तेल भरवाया। तेल भरवाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमने पेमेंट कर दिया है पेटीएम के द्वारा। हमारे सेल्समैन ने पेटीएम पे चेक किया तो आया हुआ नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई आ गया। हमारे सेल्समैन ने बोला कि नहीं आया है, तो फिर थोड़ी बहुत हुई, फिर बिना पैसे दिए हुए वो चले गए। जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में फिर वापस आए और एक तो इंडिगो गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी और उसमें लगभग 15 से 17 आदमी थे। वो सब आकर के सेल्समैन के साथ में मारापीटी की। उसके बाद में वो बेचारा भाग करके और हमारे पास उधर गया, तो हम लोग जब तक संभालते तब तक वो लोग मारापीटी करने लग गए थे। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी धक्का मुक्की की। फिर हमारे सेठ जी आए तो सेठ जी के गले की सोने की चेन थी, उन्होंने सेठ जी को धक्का मार के फॉर्च्यूनर के अंदर डालने की कोशिश की।
अब वो उनकी सोने की जो चेन थी, वो चेन जो है गाड़ी में गिरी है या कहाँ गिरी है, या वो तो लेके गए, वो मालूम नहीं, पता नहीं है। उसके बाद में फिर वो कैसे भाग गए। जाने के बाद में फिर लगभग 1 बजे के आसपास वापस आए और 2 लोग आकर के इस मशीन पे वापस आके इस मशीन में इधर से आकर के उस मशीन पे पेट्रोल डाल के, और एक आदमी ने पेट्रोल छिड़का, दूसरे ने तिल्ली लगा करके और चले गए। हमारे जो सेल्स मैंने वो थे बंदे, उन्होंने कैसे मतलब शुक्रिया मातेश्वरी का कि उन्होंने इस आग पे काबू पाया। अजमेर के फकीरा खेड़ा के वार्ड 30 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमरे बनाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों समेत कांग्रेसियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया, जहां ये धरना अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में दिया गया। अजमेर के फकीरा खेड़ा के वार्ड 30 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमरे बनाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों समेत कांग्रेसियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। ये धरना अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में दिया गया। अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने बताया कि भाजपा सरकार 1 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है और इधर इनकी नाकामी दिखाई दे रही है। लोग सड़क, स्कूल, नाली के लिए परेशान हैं। भाजपा सरकार केवल पर्चियों पर काम करती है। फकीरा खेड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए कमरा बनने जा रहे थे। फकीरा खेड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए कमरे बनाए जा रहे थे। वन विभाग दावा कर रहा है कि विद्यालय की जमीन उनकी है। इस संबंध में कलेक्टर को कई बार ज्ञापन भी दिया गया और समस्या से अवगत भी करवाया गया, परंतु आज दिन तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। वार्ड के पार्षद ने बताया कि पूर्व में इस विद्यालय के लिए कमरे अलॉट हो चुके थे, इसका काम चालू था। इसी दौरान वन विभाग के अधिकारी आए और जमीन वन विभाग की होने का दावा किया, जहां पटवारी से पूरा रिकॉर्ड निकलवाया गया और कलेक्टर को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया। कलेक्टर की ओर से एक लेटर भी है जिसमें जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग में सामुदायिक भवन या शौचालय बनवाने के लिए बाबत की गई है। फिर भी वन विभाग की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल जमीन वन विभाग की है। स्कूल के अंदर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके लिए 4 से 5 फुट की खुदाई की जा रही है, जहां एक बच्चा इस खुदाई में अंदर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, परंतु ये कार्य अगर जल्द नहीं करवाया गया तो कोई न कोई जनहानि होने का अंदेशा बना रहेगा। कांग्रेसियों व पार्षद द्वारा बताया गया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये धरना लगातार चलेगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा होगा, उस दौरान इस समस्या से भी उन्हें अवगत करवाया जाएगा। देखिए, एक तरफ तो सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है कि बहुत बड़े बड़े काम किए, ये उनकी नाकामी देख लीजिए। अगर उन्होंने काम किए होते तो बेचारे धरने प्रदर्शन में क्यों बैठना पड़ता। आज स्कूलें बंद कर रहे जा रहे हैं, आज कल वो प्रशासन सड़क नाली के लिए परेशान है लोग, और कुछ भी नहीं। ये सरकार केवल पर्ची सरकार है ना, केवल पर्चियों पे काम करती है, पर्ची बांटती रहती है। एक स्कूल में जो हमारे वार्ड 30 में वसीम खान के वार्ड में स्कूल 60 साल से चली हुई है, उस स्कूल में 4-5 कमरे बन रहे हैं जिससे कि वो क्रियान्वित हो सके, 10वीं 12वीं स्कूल बन सके, जिससे बच्चे, गांव के बच्चे दूसरी जगह, कई बार माँ बाप के पास पैसे नहीं हो तो बाहर नहीं पढ़ाते हैं, 8वीं के पास उनकी शिक्षा ही डम हो जाती है। लेकिन ये सरकार, हमने 4-5 बार ज्ञापन दे दिया, प्रशासन को ज्ञापन दे दिया, कोई इनकी ज़मीन नहीं है वन विभाग की, और वहाँ कहते हैं वन विभाग की ज़मीन है, और वन विभाग वालों से पूछते रिकॉर्ड, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है भाई आपके पास, ऐसा क्या प्रेशर है जो आप वन विभाग वाला उठकर आ जाता बार बार, जबकि तहसीलदार जी ने खुद ने लिख के दी हुई है। तहसीलदार से बड़ा तो नहीं होता यहाँ पर, तहसीलदार को पता है कौन कौन सी ज़मीन किसकी खसरे की है। तहसीलदार ने खुद ने लिख के दी है कि वन विभाग की ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद भी वन विभाग वाले आके रोज रोज अड़चन मचाते हैं। बच्चों की वो बुनियादें खुद ही पड़ी है। कल एक बच्चा गिर गया, उसकी ये बेटा बच्चा बेचारा, उसकी टांग टूट जाती, उसके लगी है कई चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं कि क्या बच्चों को मारने के लिए खुदा है वहाँ पर, तो वो कमरे बनने चाहिए, स्कूल का ग्राउंड बनना चाहिए। एक तरफ हम बच्चों को कहते हैं सर्वगुण विकास होगा, ग्राउंड होगा, खेल का ग्राउंड होगा। बेचारे अमीर हो तो वो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा ले, आज ये गरीब आदमी तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। ये अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कल वो भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल हम उनका भी घेराव करेंगे। मैंने सीएम हाउस में लिखवा दिया ये बात कि हमें अजमेर की जनता के लिए आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आपसे मिलना चाहता है। यहाँ क्या हो रहा है हम आपको बताना चाहते हैं, प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, तो हमने वहाँ भी लिखाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं होगा हमारा काम, हम कल उनको घेरेंगे और ये काम तो करवा के रहेंगे। शिक्षा का है, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, शिक्षा का अधिकार सबको पढ़ने का है,
तो बच्चे पढ़े, इसलिए स्कूल का विकास हो। सर क्या वार्ड 30 फकीराखेड़ा, किशनपुरा फकीराखेड़ा में कम से कम 65 से 70 साल स्कूल पुरानी है, संचालित चलता आ रहा है। पूर्व में भी कमरे बनते हैं, काम होता रहा और अभी बन रहा है। अभी 8 महीने पहले शौचालय निर्माण हुआ था स्कूल का, जब कोई अड़चन नहीं थी। अभी 2 कमरे और 2 कमरे और 4 कमरे अलॉट हुए। वन विभाग आ गया का हमारी ज़मीन है। अब 65-70 साल से वन विभाग कहाँ था, इसका रिकॉर्ड ठीक है भाई, वन विभाग वाले से बात करी, महीने से चल रही थी, इसका रिकॉर्ड निकाला, इसके सीमा ज्ञान कराया, रिकॉर्ड निकाला, तहसीलदार जी से पटवारी, कलेक्टर साहब को लेटर देगा, तो कलेक्टर साहब के यहाँ से लेटर से लिखा हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग में सामुदायिक भवन और शौचालय बनाने बाबत। यहाँ से भी आया तो सार्वजनिक जिनकी ज़मीन है उन्हीं का नाम आया, ना कि कहीं भी रिकॉर्ड में नाम नहीं है। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इसमें फाइल में कि PWD के नाम है, PWD से लेटर लिया उन्होंने, नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप करा सकते हो। तो वन विभाग वाले परेशान करते हैं कि कमरे नहीं बन रहे। अभी 4-4, 5-5 फुट खुदाई हो रही है, पूरा काम चालू हो गया, नीचे का बेस बनना हुआ, उसके बाद आया था वन विभाग हमारी ज़मीन है। अभी कल परसों में एक बच्चा गिर गया, उसमें पानी भरा हुआ है, निकालते पानी आता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी बच्ची किसी की लग जाती है, इसका जवाबदार कौन होता है? बड़े कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, बड़े नेता हो या अधिकारी हो, सबके बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल होती है गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की, सरकार उसी को बंद कर रही है। 8th क्लास तक है, कमरे बनते हैं तो 12वीं 10वीं तक होगी, 12वीं तक होगी, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। सरकारें क्या बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को पढ़ने वहाँ स्कूल है नहीं, दूर है, कम से कम 3-4 गरीब माँ बाप स्कूल बच्चों को छुड़वा लेते हैं। तो इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। आज हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम शाम तक है, और कल CM साहब का पूरा फकीराखेड़ा का गांव, स्कूल और बच्चे CM साहब का, भजन लाल जी का घेराव करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हफ्ते 10 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अजमेर के फायसागर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने नाले का निर्माण का कार्य का श्री गणेश विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया, जिसकी लागत राशि 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। अजमेर में विकास की गंगा बहनी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय में नालों व सड़कों का श्री गणेश अजमेर शहर में किया गया है। उसी के तहत अजमेर के उत्तर में लगभग 30 करोड़ के नाले व सड़कें बनने जा रही है। उसी के तहत अजमेर फायसागर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने नाले का निर्माण कार्य का श्री गणेश विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया, जिसकी लागत राशि 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। बताया कि क्षेत्र में काफी समय से नाले की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। बारिश के समय नाले से पानी बाहर निकलने जैसी समस्याएं होती थी। क्षेत्रवासियों की इसी समस्या को देखते हुए नाले निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आश्वासन देते हुए बताया कि आगामी 2 महीने से पहले ही नाले निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। बताया कि लगभग 250 मीटर लंबाई का ये नाला है। ये नाला संत कंवर राम कॉलोनी से शुरू होकर कीर्ति नगर के चौराहे तक जाएगा तथा उसके सामने भी एक नाले का निर्माण होगा, जिससे पानी किसी भी रूप में सड़कों तक नहीं आएगा और आम जन को परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर बताया कि अजमेर के किशनगंज थाने की सीमा बहुत लंबी थी, जिससे लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए हरिभाव उपाध्याय नगर में एक थाना निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इसी महीने में इसका काम शुरू होने जा रहा है। संपर्क सड़क पर पुलिस चौकी शुरू हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिससे कि आमजन निर्भय होकर जीवन यापन कर सके। क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध रूप से रहने वाले लोगों की शिकायतें भी आ रही थी। थाने के निर्माण से इन शिकायतों से भी निजात पाया जा सकेगा। 40 लाख की क्या कहना? अजमेर में विकास का गंगा बहनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों में करोड़ों के नाले और सड़कों का श्री गणेश हुआ है। उसके तहत अजमेर उत्तर में लगभग 30 करोड़ के नाले और लगभग 30 करोड़ की सड़कें बनने जा रही हैं। उसके तहत आज यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के सामने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से ये नाला बनने जा रहा है। यह काफ़ी समय से यह नाले की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। कई बार नाला जो है भर जाता था और बरसात के दिनों में पानी बाहर बहता था। यहाँ के निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ये नाला पक्का बन करके आगामी 2 महीने के पहले ये तैयार हो जाएगा। लगभग 250 मीटर ये नाला है। यहाँ संत कंवरराम कॉलोनी के गेट के सामने से शुरू होकर के कीर्ति नगर के चौराहे तक जाएगा, काफ़ी चौड़ा है। उसके सामने वाली लाइन में भी वहाँ पे एक नाली का भी निर्माण होगा, ताकि किसी भी रूप में पानी सड़कों पे ना आए और आराम से यहाँ के लोगों को उससे राहत मिले। मैं बहुत
यहाँ के निवासियों का शुभकामना देता हूँ। मैं आशा करता हूँ यहाँ ठेकेदार और यहाँ का जो इंजीनियर है, स्टाफ है, वो बहुत जल्दी इसको तैयार करके अच्छा बनाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। अभी आपने जैसा बताया हरिपा उपाध्याय नगर में भी एक थाना बनने जा रहा है। अजमेर के कृष्णगंज थाना, उसके सीमा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कई बार दिक्कतें आती थी। तो इस सरकार से एक नया थाना हरिपा उपाध्याय नगर का स्वीकृत हुआ है, वह भी इसी महीने में शुरू होने जा रहा है। साथ ही पुलिस चौकी जो संपर्क सड़क पे और पहाड़ी पे थी, वह शुरू हो चुकी है। वो लगता है कि यहाँ के नागरिकों का सुरक्षा भी बढ़े और सब लोग अपने आप को निर्भय होकर के अपना जीवन जी सकें। और इस क्षेत्र में जो काफ़ी शिकायतें अतिक्रमणों की और अवैध रूप से रहने वाले लोगों की आ रही है, उसके भी रोकथाम की जा सके, इस नाते थाने और चौकी का। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा हाथीभाटा पावर हाउस में बुधवार को विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ये जन सुनवाई हाथीभाटा पावर हाउस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा हाथीभाटा पावर हाउस में बुधवार को विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। ये जन सुनवाई हाथीभाटा पावर हाउस में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जा रही है। निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी ने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कुल 10 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें से बिल करेक्शन संबंधी, सोलर एनर्जी के एडजस्टमेंट से संबंधित, लाइन शिफ्टिंग संबंधित तथा नए कनेक्शन से संबंधित प्रकरण सामने आए हैं। कुछ बिजली जॉब वर्क से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याओं की सुनवाई हुई, जिनका निस्तारण अपने स्तर पर देखकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया कि सभी प्रकरणों का 7 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। इस बार की सुनवाई में बिल करेक्शन संबंधी समस्या आम लोगों की ओर से ज्यादा आई थी, जिन पर कार्य कर 2 दिनों में इन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। जन सुनवाई में अजमेर संभाग के अधीनस्थ आने वाले अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, नागौर एवं डीडवाना कुचामन जिलों के संबंधित उपभोक्ता विद्युत सेवाओं से संबंधित अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार के निर्देशानुसार जोन स्तर पर हर दूसरे गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस बार जन सुनवाई में अभी तक 10 प्रकरण आए हैं, जिसमें बिल करेक्शन से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी का एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड है और नए कनेक्शन से रिलेटेड प्रकरण आए हैं। सब प्रकरणों को अपने स्तर पर देखकर और तुरंत इनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी प्रकरणों का 7 दिन के अंदर अंदर निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, अधिकतर ज़्यादा मामले किस मामले के अंदर आए हैं? इस बार अधिकतर मामले बिल करेक्शन से रिलेटेड आए हैं, तो बिल करेक्शन से रिलेटेड मामले 2 दिन में निस्तारित कर दिए जाएंगे। तो कुल कितने? अब तक टोटल 10 प्रकरण। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर के आशागंज झूलेलाल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसकी दुकान से मोबाइल, एलईडी, दुकान में पड़ा हुआ गुल्लक बदमाश चोरी करके फरार हो गए। क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। अजमेर के आशागंज झूलेलाल चौक में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि वह सुबह 10:30 बजे हमेशा की तरह दुकान खोलने आया। उस दौरान उसकी दुकान के शटर खुले हुए थे। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी दुकान में मोबाइल व एलईडी समेत दुकान का गुल्लक गायब था। दुकान मालिक ने बताया कि उसके गुल्लक में करीब 28 से 30 हजार रुपए नगद थे, चांदी के सिक्के व कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए थे। साथ ही 11 से 12 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल और 2 से 3 एलईडी गायब थी। दुकानदार ने बताया कि जब उसने अपनी सीसीटीवी कैमरे में देखा तो 2 बदमाश सफेद कपड़े पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों ने अपने जूते पर भी थैली पहन रखी थी। बताया कि दुकान के ऊपर एक खिड़की बनी हुई है जिसके माध्यम से चोर दुकान के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर चोरों ने दुकान में लगे 2 सीसीटीवी कैमरों के तार भी निकाल दिए। दुकानदार ने क्लॉक टावर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरी दुकान उत्सव इलेक्ट्रॉनिक आशागंज झूलेलाल चौक में है, जो कि यहाँ आशागंज झूलेलाल चौक में स्थित है। वहाँ से मेरे यहाँ मैं सुबह जब आया करीबन 10:30 पौने 11 बजे, तो मैंने देखा जैसे इस दुकान का शटर ऊपर करा तो मोबाइल गायब मिले। मेरे जो एम्प्लॉई हैं उसने बताया कि मोबाइल भैया नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। फिर मैं आसपास देखा तो मेरा जिसमें कैश का गल्ला था वो भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं अंदर और देखा कि आगे पीछे क्या हुआ, ये कैसे हो गया। फिर मैं अंदर गया तो 2-3 एलईडियाँ भी गायब दिखी और गल्ला ऊपर चढ़ के जब मैं सीढ़ियों पे गया तो मैंने देखा मेरा गल्ला टूटा हुआ है, जिसमें कि मेरी कैश थी 28-30 हज़ार और चांदी के सिक्के और मेरे कुछ गिफ्ट आइटम थे जो कि गायब थे। करीबन 2-2.5 लाख रुपए के 11-12 मोबाइल थे कंपनीज के, रियलमी, वीवो, MI वगैरह के, वो सारे गायब थे। चोर किधर से? चोर सर जब मैं और ऊपर गया तो हमने ऊपर छत के ऊपर एक टीन शेड वाला जिसमें कि रोशनी आती है, एक विंडो लगा रखी है, उस विंडो को तोड़ के और उसमें से अंदर घुसे हैं। जैसे कि मैंने तहकीकात करी, उसमें से घुस के 2 आदमी वाइट कपड़े पहने हुए, वाइट जूते पहने हुए, पूरा मुंह वाइट कपड़े से ढका हुआ और जूतों पे भी नीचे थैली पहन रखी है। और वो दोनों नीचे आते हैं, मेरे को जैसा कि कैमरा में दिख रहा है 2 आदमी नीचे आते हैं। देख रहा हूँ कि पहले तो उन्होंने मोबाइल उठाए, फिर उसके बाद देखा कि गले को उठा के वो ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ ले जाने के बाद फिर नीचे आए, फिर अंदर चारों तरफ तहकीकात करी, 2-3 एलईडी ले गए और इस तरह से वो चोरी करके ले गए। करीबन 3-3.5 लाख का माल मेरा। ऊपर की छत से आए, नीचे उतर के जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मोबाइल ले गए और गल्ला ले गए और ऊपर मेरी 2-3 एलईडियां पड़ी थी। ऊपर मेरी एक्चुअली क्या कैमरा नहीं है, तो ऊपर मैंने देखा कि 2-3 मेरी एलईडियां भी गायब। अजमेर की क्रांति सेना द्वारा किराए पर चलने वाले ई रिक्शा बंद करवाने के लिए जिलाधीश लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत क्रांति सेवा के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश लोक बंधु को अपनी समस्या से अवगत करवाया। अजमेर की क्रांति सेना द्वारा किराए पर चलने वाले ई रिक्शा बंद करवाने के लिए जिलाधीश लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत क्रांति सेना के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश लोक बंधु को अपनी समस्या से अवगत करवाया। मीडिया से वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर में किराए के ई रिक्शा की तादाद बहुत अधिक है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं आती है, जिसकी वजह से स्थानीय ई रिक्शा संचालक जिनका खुद का ई रिक्शा है उन पर प्रशासनिक कार्रवाई बेवजह कर दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस किराए के ई रिक्शा और स्थानीय ई रिक्शा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वह मासूम स्थानीय ई रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई कर देती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर क्रांति सेना अजमेर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है और किराए के ई रिक्शा बंद करवाने की मांग की गई है। क्योंकि जो शहर के अंदर किराए के ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि संख्या में इतनी ज़्यादा है कि जो स्थानीय ई रिक्शा चालक है उनको बहुत परेशानी है। और प्रशासन जब कार्रवाई करता है तो स्थानीय ई रिक्शा चालक जो खुद खरीद के चला रहे हैं उनमें और किराए के ई रिक्शाओं में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्रांति सेना ने एक ई रिक्शा यूनियन बनाई है, जिसके चलते है कि प्रशासन को अवगत कराया जाएगा कि शहर के अंदर कितने स्थानीय ई रिक्शा चालक हैं जो खुद खरीद के चला रहे हैं, जिनके ऊपर की प्रशासनात्मक कार्रवाई कभी कभी हो जाती है
तो प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर गुरुवार को जोधपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजमेर में जवाहर रंगमंच में आयोजन हुआ, जहां लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर गुरुवार को जोधपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजन हुआ, जिसके तहत मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन, जिसके नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, इस विभाग में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी व लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कार्मिक शामिल होंगे। उन सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इन्हें जिले व राज्य स्तरीय वेरिफिकेशन करके रोजगार दिया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार दिवस व युवा सम्मेलन के मौके पर वेलकम किट तैयार किए गए हैं, उनका वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से साइकिल वितरण, कौशल विकास के लिए टूल वितरण, टैबलेट वितरण का भी कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, SP व चिकित्सा क्षेत्र के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को वेलकम किट दिया जाएगा, जिसमें एक होल्डर, एक पेन के साथ संविधान की प्रस्तावना की कॉपी व लोक सेवक के उत्तरदायित्व की कॉपी समेत एक पूरा किट दिया जाएगा। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो समारोह मनाए जा रहे हैं, उसमें आज रोजगार दिवस और युवा दिवस है, जिसकी नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। तो हमने जो नवनियुक्त है उनके लिए वेलकम किट तैयार करवाए हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की साइकिल वितरण, कौशल विकास टूल के वितरण और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भी इसमें होगा। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी भडाना, अजमेर दक्षिण की विधायिका श्रीमती अनिता भदेल, साथ ही CR चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष और कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ समस्त जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी, कलेक्टर साहब, SP मैडम और IG साहब, PC साहब सभी यहाँ मौजूद है। साथ ही चिकित्सा विभाग के सभी उच्चाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जिला स्तरीय कार्यक्रम में हम नवनियुक्तों को यहाँ से किट बांटेंगे, वेलकम किट, जिसमें एक फोल्डर और पेन, साथ में संविधान की प्रस्तावना, लोक सेवक के दायित्व इत्यादि उसमें साथ में दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य वितरण है वो जिला जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जाएंगे। बाकी जो आप देख रहे हैं अभी लाइव कार्यक्रम राज्य स्तरीय जोधपुर में चल रहा है, उससे भी हम सीधे। विकलांग व मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए ग्रामीण अजमेर के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे। साइट बंद होने की वजह से परिजन निराश होकर वापस लौटे। विकलांग व मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए ग्रामीण अजमेर के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया, सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा से मिलने पर उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए साइट अभी बंद है, कुछ समय बाद आने का आग्रह किया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार विकलांग या मानसिक को लाना आसान नहीं हो रहा। गरीब तबके के लोग अपने काम धंधे छोड़कर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं और सर्टिफिकेट नहीं बनने की वजह से वे परेशान होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवाने की मांग की गई है। 2 साल से हम घूम रहे हैं, हमके बच्चे ने गूंगे बेरे, इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है कि सुनाई करिए हमारे को। कोई भी राशन पानी सब बंद है इन बच्चे को। आप क्या करने चाहते हो, क्या करने नहीं चाहते हो? हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आज काय के लिए आए आप लोग, क्या उसका समस्या है? मेरे बच्चे इसलिए आए हैं कि मेरे को नहीं तो धान मिल रहा है, ना कोई पैसा मिल रहा है, इनका पेंसिल बंद हो रही है, गेहूँ भी बंद हो रहा है, इसलिए आए हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की कोई आगे जाके कोई कार्रवाई हो सके। आज आप यहाँ पर आए, क्या किस काम के लिए आए यहाँ पर? इस बच्चे के लिए आए हैं, कोई सुनवाई हो जाए इसकी। कोई भी बात नहीं हुई हमारे तो। क्या कह रहे हैं आपको? बोल रहे हैं साइड नहीं चल रहा है। इतने मानसिक है, विकलांग है, इनकी जांच के लिए यहाँ आए थे कि फिर सर्टिफिकेट बनेगा इनका। तो यहाँ से CMHO साहब से भी उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी साइड नहीं चल रही है, इसलिए बार बार इनको बहुत लाना मुश्किल है। पहले तो बनाना मुश्किल है, फिर भी वापस दूसरे दिन हमने निवेदन भी किया कि अभी तक वो साइड चली नहीं। सुबह 10 बजे से आए थे, 2 घंटे हो गए, नहीं वो साइड नहीं चल रही। उन्होंने बात की सिलोरा ब्लॉक से, अलग अलग गाँव से हैं। चाहते हो कि लोगों का ये विकलांग सर्टिफिकेट बने, हम तो ये चाहते हैं कि और ये साइट का प्रॉब्लम सोल्व हो। सुनते नहीं है कोई, सभी मानसिक है, कोई सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है।
लेवाइस, केल्विन क्लेन व ज़ारा कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जाने को लेकर अजमेर कोतवाली थाना ने नाकोड़ा रेडीमेड, डीके गारमेंट्स व शीतल गारमेंट्स की दुकान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेवाइस, केल्विन क्लेन व ज़ारा कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जाने को लेकर अजमेर कोतवाली थाना ने नाकोड़ा रेडीमेड, डीके गारमेंट्स, शीतल गारमेंट्स की दुकान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कंपनी के मैनेजर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिसके तहत कंपनी के कार्यकर्ताओं ने एसपी वंदिता राणा को इस समस्या से अवगत करवाया और एसपी के निर्देशानुसार कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान पर कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर लिया है। मैनेजर ने बताया कि कंपनी के माल की तुलना में बेचे जाने वाले माल की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है, जिसके चलते कंपनी का नाम खराब हो रहा था। बताया जा रहा है कि अभी तक की कार्रवाई में जींस के प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वही दुकान मालिकों का कहना है कि उन्हें कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। कार्रवाई करनी है तो फैक्ट्री मालिक पर की जाए, बड़ी कंपनियों पर की जाए जो ऐसे प्रोडक्ट हमें देती है। नाकोड़ा रेडीमेड, डीके गारमेंट्स व शीतल गारमेंट्स पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। माल का आकलन पुलिस द्वारा अभी किया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जो हमारे पास शिकायत दी गई थी, उसमें जो ब्रांडेड कंपनी की जीन्स है, केल्विन है, सीके, ज़ारा और लेविस नाम की तीनों कंपनी की 3 दुकानों पर आज हमारी थी खरीदारी हुई। 3 जगह 3 दुकानों पर किया है। नाकोड़ा रेडीमेड नाम से थी, डीके रेडीमेड नाम से थी, एक शीतल नाम से थी। तीनों दुकानों पे रेडीमेड थी, तीनों सामान बरामद हुआ है। जो कार्रवाई हुई है, ये तो कंपनी से आते हैं। 70 रुपये की टी शर्ट, 60 रुपये की टी शर्ट, 50 रुपये की टी शर्ट है। अब उसको ये कंपनी में ले लेते हैं, ये कोई कंपनी की नहीं है। जो भी इनको कार्रवाई करनी है, ऊपर जो फैक्ट्रियों पे करे, दिल्ली के ऊपर करे, बॉम्बे से जो बन के आती है, इसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं है। व्यापारी का करता है, व्यापारी तो माल मंगाएगा, उसको ये मालूम थोड़ी है असली है या नकली है क्या है। यह तो गलत है। जो उनको करना है कार्रवाई, ऊपर से ही कार्रवाई करें। यहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि लेवाइस कंपनी के कुछ डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो हमने एसपी साहब से मिलके लेटर जो भी है वो लीगली करके कानूनी कार्रवाई की। अभी तक तो काउंटिंग सब हो गया है, वो सारा वीडियोग्राफी किए हैं पुलिस स्टेशन में BNS के तहत, और वो सब पता चल जाएगा, FIR बनेगा तभी। पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में आज ही जन सुनवाई कार्यक्रम उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपखंड स्तरीय लोगों ने अपनी अपनी समस्या और गांव की समस्या बताई। पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को एसडीएम अधिकारी तथा अन्य आला अधिकारियों के समक्ष रखा। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि पुष्कर में मासिक जन सुनवाई के तहत पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की भूमियों के लिए प्लान टेबल सर्वे कर लैंड बैंक बनाने की मांग की है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो पुष्कर में अतिक्रमण की समस्या से लोगों को राहत मिल सकेगी। यदि पुष्कर में लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पर भी बड़े बिल्डर नए प्लान लेकर आएंगे। वहीं नगर परिषद विकास के लिए अपने खुद के प्लान विकसित कर सकेगी। लैंड बैंक से जो राशि मिलेगी उसे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास होगा।
राज्य सरकार व केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई राशि आवंटित करवाने के लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही आमजन ने पुष्कर की सड़कों, नालों समेत डाकघर निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज द्वितीय गुरुवार को अपने यहाँ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों की पीड़ाएं सुनने के लिए उपखंड स्तरीय सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं और इसमें सभी विभागों से संबंधित, किसी की ट्रांसफार्मर की है, किसी की रास्तों की है, नामांतरण की है, पट्टर की है, इस तरह की सभी तरह की शिकायतें कई आई थिंक 10 या 12 शिकायतें अब तक उनको प्राप्त हो चुकी है और ये शिविर लगभग 4.5 बजे तक चलेगा, तो और भी शिकायतें प्राप्त हो सकती। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ही एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों को, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे, नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा, वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है, तो उसके लिए 12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियाँ नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करे, भूमियां खुली नीलामी करे और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। और जो अतिक्रमण होके लोग जो धंधा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, दलाली का, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे नए प्रशासक नगर परिषद के हैं उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुष्कर को एक नई पहचान मिले और पुष्कर का लैंड बैंक बन जाए। मौके का गाँव का नक्शो और जमानत दोनों खराब है। पहले कल मीटिंग में आया, जब एसडीओ साहब बैठे वहाँ तहसीलदार जी बयान ज्ञापन दियो में और चैन से ही डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। वहाँ की खातादारी की ज़मीन है, शिवा वर्किंग खातदारी, चौसालाम खातदारी और बयान नंबर 12 जो रोटेश जमाम जमीन भी टाइम के महीना बयान शिवाई तक कर एडीएम डाल दी। अब बी को उधर की सरकार में मांग करी 2-4 बार के भाई के माध्यम नक्शो गलत है वो सही अनुसार है। बी के बावजूद सरकार आदेश कर दिया 18 के महीना कि भाई इनकी नक्शा और जमानत दोनों दुरुस्त की जाए, लेकिन दुरुस्त कर बहुत बेराम पड़ गई और बाहर केवल नक्शो ठीक कर दिया है और जमानत के हमें छेड़ेंगे ना। और अब जो ज़मीनें एडीएम जाती है तो बात साहब बात हुई एसडीओ साहब हो तो कि हम कोर्ट में बात करेंगे, तो कोर्ट में बात करो तो जन सुनवाई की बात की है। जन सुनवाई तो आदमी की समस्या, किसी भी प्रकार की सब समस्या सुननी चाहिए। अब कोर्ट अटे ही है, करबाड़ा यही है, कोर्ट में एडीए से बुला भाई जब कह रही है, जब क्या होता है कि पटवारी क्या करते हैं कि जब ये मौका जो मंगाते हैं तो उसके अंदर ये क्या करते हैं कि पटवारी लिख कर आदित प्रभाव उतारा, उसमें जब हमारे बुजुर्गों से, बडेरों से ज़मीन बात पूछते हैं खातदारी है, उस ज़मीन को भी ये एडीएम में डाल दी शिवाय करके। तो जब कौन किस जगह का मामला है ये तिलोरा गौड़ पुष्कर तहसील का पूरी का मामला, पुष्कर तहसील का पूरी का, जबकि ज़मीन इतना हमारा रिकॉर्ड गलत है। अरे राज का प्रभावित तो किसान हो रहे हैं बेचारे, जो उसमें उसके मकान हैं, कुएं, सैकड़ों वर्षों पुराने मकान और कुएं बने हुए, लेकिन उनको भी तो ये शिवाय करके एडीएम में डाल दिया। किसान परेशान है। आने वाले समय के अंदर शायद किसान को ये हाल रहा ना तो किसान मजबूर हो धरना देना पड़ेगा। जिसकी जो करीबन 2-2.5 साल हो गए खेल मैदान के लिए मांग की थी कि हमारे जो लड़कियों के स्कूल के खेल मैदान 1980 में अलॉटमेंट हो रखी है, ज़मीन करीबन 12-13 ज़मीन हो रखी है, तो वहाँ पे वो ज़मीन पर्याप्त नहीं है लड़कियों के स्कूल के लिए। हाईवे क्रॉसिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे 1000 घरों की बस्ती है। वहाँ पे पामोचनी माता का मुख्य रास्ता है और कोनोली में पूरे आने जाने का मुख्य रास्ता वही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन निरस्त हुए। तो मैंने करीबन 2 साल से 23/2 से मेरा लेटर यहाँ से भागदौड़ करी, कलेक्टर साहब भी आए, उन्होंने लेटर दिया तो नगर कलेक्टर साहब से वहाँ से भी निरस्त कर दी, एसडीएम साहब से भी हो गए, नगर पालिका ने उसको ज़मीन को निरस्त मांग कर दिया।
और तहसील से भी मैंने उसको करवा दिया, निरस्त करवा दिया। अब शिक्षा अधिकारी का भी 1/7/2024 को लेटर आया, तो उन्होंने स्कूल से लेटर मांगा कि भाई वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ से अभी एसएमसी की मीटिंग करके उन्होंने करीबन 10-15 दिन पहले उन्होंने क्या जवाब भेजा स्कूल के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि वो रास्ता हमको मिले और यहाँ पे आने जाने पब्लिक के लिए सुविधा मिल जाए हमारे आने जाने के लिए। आज हमारा बड़ा एक मामला था डाकघर का। 42 लाख कुछ लगभग 43 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, उसका एक नक्शा का मामला था। तो हमने प्रस्ताव पत्र देखे, नगर परिषद के प्रशासक भी हमारे हस्बैंड अधिकारी जी है, तो आज इनसे मांग की गई कि नक्शा जल्दी से जल्द स्वीकृत करके और एक डाकघर का विकास जल्दी होए। अगर नक्शा स्वीकृत नहीं होता है तो वो बजट लैप्स हो जाएगा। तो पुष्कर को पर्यटन स्थल को देखते हुए, इसकी महत्व को देखते हुए कि डाकघर का जल्द नक्शा कर और आम जनता को अच्छी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं डाकघर विभाग द्वारा। एक तो क्या हमारे ज़मीन है कि लोगों के एडीए में चली गई घूसर, तो उनको रुकाने के लिए भाई ग्राम पंचायत नाम रखा जाए, नंबर 1। दूसरी बात है हमारे लाइट की परेशानी आ रही है, लाइट टाइम पर दिया जाए। तीसरी बात है हमारे ये कि जो कोई जैसे कई मंदिरों का नाम कर दिया पर्सनल आदमी नाम, और कई हमारे गाँव में भी ऐसी रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं हुआ। रिकॉर्ड पहले वाले जो खरीदार थे ना, बेचने वाले नाम वापस आ गई हमारे गाँव में भी ज़मीन, जिनको बेचा ना हमने और जिनको खरीदी, तो जो बेचने वाले नाम वापस आ गए, लड़के लोग बेच रहे हैं उनको, जबकि वो ज़मीन तो बेच चुके हैं। ठीक है, मैं भेजूँ। तो अपने आधार संबंधी में दुरुस्ती करने के लिए उनको मैं निवेदन किया भाई आधार संबंधी को दुरुस्ती करें, जैसे पहले रिकॉर्ड था रखी आधार पर, वैसे रिकॉर्ड वापस रखा जाए। का मामला त्यागीराम कोठी के पास में जहाँ कालबेलियों की बस्ती है, रेलवे के स्टेशन के पीछे का जो रास्ता है, जहाँ खेतियर ज़मीन है, मकान बने हुए हैं, बस्ती बनी हुई है, उस आम रास्ते को कुछ लोगों ने जो है उसको बंद कर रखा है, जिससे सैकड़ों लोगों को आवागमन की बाधा हो रही है और खेती वालों को परेशानी हो रही है। उस रास्ते को खुलवाने के लिए आज अटल जन सेवा शिविर में मैंने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर ये प्रार्थना की है कि इसको प्राथमिकता लेकर इस रास्ते को शीघ्र खुलवाएं, ताकि सभी को आवागमन में सुविधा मिल सके। नहीं है मांग जनसुनवाई काय की है तो फॉर्मेलिटी है, फालतू की बात है। यानी सारा है नहीं कह दिया, चाहे आज तक एक भी को निपटारो हर नहीं आई हमारे खुद के, कोई पड़ोसी का पेड़ डारिया हमारे नल गड्ढा ज़मीन में आज तक कहीं भी नहीं हो, और लिख दिए कि पोर्ट में डाल दिया आपका निस्तारण हो गया। कितने सालों से चल रहा है? अरे साहब हमारे तो 5-7 साल हो गया, पल्ला लेता नहीं है, कोई एक काम नहीं करे तो सब पाई। मैं तो क्यों, ये मेरा हाथ की बात है, ये याद करे जिंदगी में समाधान नहीं होता, कुछ से समाधान नहीं होता। मैं जन फॉर्मेलिटी है, तो ये सरकार को धोखा दे रहे हैं सारे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।